हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज की अपनी क्लासेस होने वाली हैं 47 नंबर की। इससे पहले 2-3 क्लासेस में अपना थोड़ा गैप रह गया था, क्लासेस नहीं आई थी क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है स्टूडियो का काम चल रहा है। आने वाली 15 तारीख से आपकी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं और टाइम टेबल जो भी है इससे बाद में जो क्लासेस आएगी उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूँगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। अंजलि भारत जी के 0968 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो इस पर भी मेरी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, तो ज़रूर इस पर फॉलो कर लीजिएगा। 47 नंबर की क्लासेस हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, अभी तक अगर 47 की क्लास तो अपनी आ चुकी है, 46 नंबर तक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था 46 नंबर की क्लासेस में कि सेगोल क्या है, सेगोल क्या होता है। आप सभी को अच्छे से पता है। अभी 28 मई को जो क्या हुआ था, नई संसद का उद्घाटन हुआ था। उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आपने ये जो चिन्ह बना हुआ है, या इसको क्या कहा जाता है, सेगोल कहा जाता है। तो इसको तो आपने अच्छे से देखा ही होगा। तो होता क्या है सेगोल, मैंने पूछा था और आपका आंसर था कि हमें नहीं पता क्या होता है सेगोल। तो सेगोल है एक राजदंड। क्या है? राजदंड। प्रतिष्ठित किस सरकार के द्वारा है, यानी कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा हुआ था या कौन से शासक के द्वारा हुआ था? तो चोल शासक, है ना। चोल शासक कहाँ के थे चोल शासक? तो ये थे दक्षिण भारत के। उन्हीं के द्वारा ये परंपरा चलाई गई थी। होता क्या है, ये जैसे अपने उत्तराधिकारी, जैसे मैं हूँ, अभी मेरा शासक है, मेरा जैसे ही शासन समाप्त हुआ, मैंने किसी और के हाथ में क्या है, अपने राज्य की बागडोर दे दी है। तो बागडोर किस हिसाब से दूंगी? कोई लिखा पढ़ी करके दूंगी, कोई लिख के दूंगी दस्तावेज। तो क्या होता था, पहले इसको दिया जाता था। ये सबसे बड़ी चीज हुआ करती थी, क्योंकि इसको देने के बाद कहा जाता था कि वो प्रतिष्ठा के साथ में अच्छे से न्यायपूर्ण क्या करे, अपने शासन को चला सके। इस वजह से ये सेगोल दिया जाता है। इस पे नंदी की प्रतिमा बनी हुई है। ये पूरे जो है इस पे सोने की परत लगी हुई रहती है। और आप सभी ने अच्छे से पढ़ा भी होगा, जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ से भी इसी को स्वीकार किया था। जैसे सत्ता का हस्तांतरण करना या सत्ता को अपने हाथ में लेना, इसके लिए कौन सा प्रतीक माना जाए? तो फिर क्या हुआ था, सिराज गोपालाचारी को बोला था कि आप ऐसा कोई चीज़ बताइए जिससे क्या हो कि मैं सत्ता मेरे हाथ में ले रहा हूँ तो लोगों को लगे कि लॉर्ड माउंटबेटन ने मुझे दिया है, तो उसको मैं दिखा सकूँ कुछ ना कुछ, है ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किसको दिया था? वहाँ के प्रतिष्ठित जो वहाँ के पंडित या क्या बोले राजगुरु, उनके हाथ से। तो उन्हीं के हाथ से किसने स्वीकार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। और अपने देश की क्या है, सत्ता उनके हाथ में आ गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इस सेगोल का बड़ा महत्व है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सेगोल के बारे में आपको समझाया है। चलिए अपन बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके सामने, बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बृहद गंगा। देखिए, बृहद गंगा से पहले अभी तक आपने जो भी नाम सुने होंगे वो सुने होंगे बृहद हिमालय के, सुने हैं ना, बृहद हिमालय। अभी हिमालय को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो हिमालय को बांटा गया है, हिमालय को बांटा गया है 4 भागों में, 4 भागों में, 4 भागों में। उससे तीसरे नंबर पे आता है बृहद हिमालय। यही सुना है ना, बृहद हिमालय, क्योंकि मैंने आपको हिमालय अफवाह तंत्र की जितनी भी नदियां कंप्लीट कराई थी, तब मैंने आपको हिमालय के जो भाग हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया था। हिमालय नदियां अगर आपने कंप्लीट नहीं करी हैं तो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आने वाली जितने भी कंपटीशन की एग्जाम है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और ये जो प्रश्न है मैंने आपको बताया वो ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बृहद गंगा के नाम से जाने वाली नदी आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाएगी गोदावरी नदी। कौन सी नदी है ये? गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी से किस प्रकार के और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अपन समझ लेते हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? त्रियंबकम की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? त्रियंबकम की पहाड़ियों से, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर।
कहाँ आती हैं? महाराष्ट्र के अंदर आती हैं, त्रियंबकम की पहाड़ी, यहीं से इस नदी का उद्गम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, गोदावरी नदी इसका आंसर है। बाकी दूसरा ऑप्शन है, इनका भी क्या है, अपना अर्थ बना लेते हैं, इनका अर्थ या अनर्थ करते हैं या फिर इनका ऑपरेशन अपन कर लेते हैं। कावेरी नदी की अगर मैं बात करूं, कावेरी नदी तो मुख्यतः इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है? कर्नाटक, और दूसरा क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु अधिकतर एग्जाम में आया हुआ है। कावेरी नदी का प्रवाह क्षेत्र किन दो राज्यों के अंदर होता है? तो मुख्यतः आपको याद होना चाहिए, पहला कर्नाटक और दूसरा आ जाएगा तमिलनाडु, है ना। पद्मा नदी, पद्मा नदी, अब इस पद्मा नदी को पद्मना नदी बोले, पद्मा नदी बोले, गंगा नदी बोले, तीनों एक ही चीज़ है, क्योंकि अपने ही यहाँ की जो गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी, इसकी लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो क्या है? 25 बताया था ना, 2525 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है टोटल गंगा नदी की। और यही गंगा नदी बाद में कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश के अंदर, और जैसे ही बांग्लादेश के अंदर प्रवाह करती है तो इसका नाम वहाँ जाके चेंज हो जाता है। और बांग्लादेश के जो निवासी हैं इसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। किसको? गंगा नदी को। देखिए, गंगा नदी का हर जगह अलग अलग नाम है, कहीं आपको भागीरथी देखने को मिलेगा, कहीं अलकनंदा देखने को मिलेगा, कहीं भिलंगना देखने को मिलेगा, कहीं हुगली नदी देखने को मिलेगा, तो कहीं पद्मा नदी। ये सारी नदियाँ एक ही है, सिर्फ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रवाह के हिसाब से क्या है, इनका नाम चेंज हो जाता है। तो पद्मा नदी के बारे में आपने देख लिया है। बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से। अभी देख लेते हैं कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? मुख्यतः निकलती है नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। और अपने भारत के अंदर कुछ इसका प्रवाह क्षेत्र है जो कि आ जाता है बिहार के अंदर। कहाँ आ जाता है? बिहार के अंदर। और बिहार का एक प्रमुख क्षेत्र है भीमानगर। क्या है? भीमनगर भी कहा जाता है और भीमानगर भी इसको कहा जाता है, भीमानगर। और यहाँ जो ये है भीमानगर में बड़ी तबाही मचाती है, बड़ी तबाही मचाती है। और क्या करती है? यहाँ बाढ़ लेके आती है। कौन सी नदी लेके आ जाती है? कोसी नदी। और इसी वजह से बिहार का अभिशाप इसको कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ लाते हैं, बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं यहाँ के लोग, तो क्या है, इसको बिहार का अभिशाप कहा जाता है। बिहार का अभिशाप कहा जाता है। या फिर ये कहें कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो भी आपका आंसर क्या रहने वाला है? कोसी नदी रहने वाला है। चलिए आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न है अपना, जलप्रपात गोकक किस जगह पे स्थित है? गोकक, गोकक क्या है? गोकक ये है एक जलप्रपात। कौन सी नदी पे बना हुआ है ये? तो ये आ जाएगा घटप्रभा। घटप्रभा, एक नंद प्रभा और घटप्रभा दोनों ही प्रमुख नदियां हैं कर्नाटक की। आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे प्रभा लगा हुआ है ये मुख्यतः प्रवाह होने वाली नदियां हैं कर्नाटक के अंदर की। और ये बात करेंगे अपन, जलप्रपात गोकक है कर्नाटक के अंदर। और अभी आपको पता है हाल ही में चुनाव यहाँ पे संपन्न हुए हैं। यहाँ के नए जो सीएम हैं वो बन चुके हैं और इनका नाम क्या है? सिद्धारमैया। सिद्धारमैया, तो ये क्या है? यहाँ के नए सीएम बन चुके हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप सभी इसको आईएमपी लगा लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पे स्थित है? सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पे स्थित है? पहले आप सभी को अच्छे से पता होगा, विंध्याचल रेंज मैंने आपको पढ़ाई है, कैमूर की पहाड़ियाँ मैंने आपको पढ़ाई है, सतपुड़ा पर्वत मैंने आपको पढ़ाया है, दक्षिण पठार मैंने आपको पढ़ाया है, छोटा नागपुर मैंने आपको पढ़ाया है। तो सभी को आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये पहाड़ है कहाँ पे, क्योंकि अधिकतर इनके राज्य से संबंधित पूछा ही जाता है एग्जाम में। सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु है कहाँ पे? सर्वप्रथम अगर आपको ये पता होगा कि ये है कौन से राज्य में, तो आप इसका आंसर चुटकियों में लगा लोगे। तो कैसे है सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु? अब सतपुड़ा पर्वत है कहाँ पे? तो ये आता है हृदय प्रदेश के अंदर। और ये है कौन सा? मध्य प्रदेश। इसी को क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश कहा जाता है। और इसका नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच में स्थित है, यानी कि भारत का हृदय ये हो चुका है। तो हृदय प्रदेश के अंदर कौन स्थित है? सतपुड़ा पर्वत यहाँ पे स्थित है। और इसके सर्वोच्च बिंदु को कहा क्या जाता है? पंचमढ़ी के अंदर आता है ना, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के अंदर है। और सर्वोच्च बिंदु जो है इसको कहा क्या जाता है? तो इसको कहा जाता है धूपगढ़। क्या कहा जाता है? धूपगढ़। क्या कहा जाता है इसको? धूपगढ़।
धूपगढ़। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी 1350 मीटर। इसी प्रकार से राजस्थान में माउंट आबू आता है। माउंट आबू, इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि माउंट आबू में जो सर्वोच्च शिखर है उसकी ऊंचाई क्या है और उसका नाम क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत का रूल किसे कहा जाता है? भारत का रूल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। अगर मैं आपसे पूछूं छोटा नागपुर का पठार भारत के कौन से राज्य के अंदर आता है, तो ये प्रमुख 4 से 5 भागों के अंदर है। ये 4 से 5 राज्यों के अंदर है। और प्रमुख जो हिस्सा है इसका, प्रमुख हिस्सा क्या है? प्रमुख हिस्सा, प्रमुख हिस्सा तो किसके अंदर आ जाएगा प्रमुख हिस्सा? तो ये आ जाएगा झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर क्या है इसका प्रमुख हिस्सा है। तो प्रायतः आपका आंसर क्या रहेगा? छोटा नागपुर का पठार भारत के किस राज्य के अंदर है? झारखंड के अंदर आ जाएगा। और झारखंड से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफी समय रिपीट हुआ है, झारखंड भारत के किस राज्य से अलग हुआ है? तो ये अलग होता है बिहार से। किससे अलग होता है? बिहार से। बिहार से अलग होता है। बिहार से अलग होता है ना। चलिए नेक्स्ट है कच्छ के रण। कच्छ के रण तो आप सभी ने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में अच्छे से देखा ही होगा, है ना। तो कच्छ का रण ये क्या है? सफेद रण है। सफेद रण है कच्छ, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहले जब तक यूनियन टेरिटरीज जो बना था लद्दाख, है ना, लद्दाख जो बना है, इसके कारगिल और लेह 2 जो जिले हैं। लेह जो है भारत का सबसे बड़ा जिला बन चुका है, सबसे बड़ा जिला। और जब ये नहीं बना था तो इससे पहले भारत का सबसे बड़ा जिला कौन हुआ करता था? कच्छ हुआ करता था। कच्छ ये भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। और इसकी जो सीमा है ये किसको छूती है? ये किसके साथ में सीमा साझा करता है? तो पाक के साथ में। किसके साथ में? पाक के साथ, यानी पाकिस्तान के साथ में। चलिए इनके बारे में तो काफ़ी समय मैंने आपको पढ़ाया है। दक्षिण पठार या दक्कन का पठार कहें, और टाइगर हिल्स ये आती है जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। लोकसभा स्पीकर होता क्या है? तो ये अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष है। लोकसभा स्पीकर आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर थे कौन? तो ये आ जाएंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत सी बार एग्जाम में आपका ये पूछ लिया जाएगा कि इनका जो कार्यकाल रहा है ये कितने वर्षों का रहा है या कौन से सन में ये रहे थे। तो ये आते हैं 1952 में। 1952 से 1956 तक क्या रहते हैं ये? 1956 तक क्या रहते हैं? तो ये लोकसभा स्पीकर रहते हैं। उसके बाद में कौन आते हैं? मीरा कुमार। कौन आते हैं? मीरा कुमार। अगर मैं इनके कार्यकाल की बात करूं तो ये आते हैं 2014 के अंदर, जो कि रहते हैं 2019 तक। और उसके बाद में कौन आते हैं? सुमित्रा महाजन, जो कि 16वीं लोकसभा के अंदर यह रहती हैं, लोकसभा स्पीकर रहती हैं। और अभी अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो आ जाएंगे ओम बिरला। ये राजस्थान के कोटा से आते हैं। कहां से आते हैं? राजस्थान के कोटा से आते हैं। ये अभी स्पीकर हैं। एक और क्वेश्चन बनता है लोकसभा से संबंधित। देखिए ये तो बने गई है कितने सदस्य हैं, कहाँ से ज़्यादा सीटें आती हैं, पर एक और प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा अगर दोनों का क्या है संयुक्त अधिवेशन हो जाए तो इनकी बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करेंगे? तो वो कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर ही करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर ही करेंगे, जो कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा चल रही है। और जो इसकी अध्यक्षता करते हैं अभी वो कौन कर रहे हैं? ओम बिरला साहब कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? चालुक्य वंश से ये देखिए यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है। चालुक्य वंश के संस्थापक न होके अगर आपसे पूछा जाए चालुक्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? क्या पूछा जाए? प्रथम शासक कौन थे? प्रथम शासक कौन थे? अगर ये पूछा जाए तो इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर हो सकता है। अन्यथा अगर आपसे ये पूछा गया है चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इसका आंसर यही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पर इसका प्रश्न अगर आप ये माने चालुक्य वंश के प्रथम शासक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम शासक थे जयसिंह।
और अगर आपसे पूछा जाए चालुक्य वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे, तो ये आ जाएंगे पुलकेशिन प्रथम। इन्होंने क्या किया था, चालुक्य वंश की इन्होंने स्थापना करी थी, इसी वजह से इनको कहा जाता है संस्थापक। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें दंती दुर्ग, तो ये कौन है, राष्ट्रकूट के संस्थापक हैं। क्या है, राष्ट्रकूट के ये संस्थापक हैं। नेक्स्ट है गोपाल, तो ये है पाल वंश के संस्थापक है ये। क्या है, पाल वंश के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है। थल सेना अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं। थल सेना, 3 सेना प्रमुख हैं और तीनों सेना के सर्वोच्च कमांड कौन होते हैं, यानी कि सर्वोच्च सेनापति अगर आपसे पूछूं मैं, सर्वोच्च जो उनके हाथ में क्या होती है, बागडोर होती है तीनों सेना की। ऐसे तो प्रमुख अलग अलग बांटे गए हैं, पर अगर कुछ भी ऐसी स्थिति बने जिसमें क्या है बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में जाए, तो फिर क्या है अध्यक्षता वो ही करेंगे तीनों की। तो वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं। पहले थे मनोज मुकुंद नरवणे और अभी है मनोज पांडे साहब। कौन है, मनोज पांडे। तो ये क्या है, थल सेना अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ में 2 सेना के और बचे हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो नौसेना के कौन है, हरि चौधरी, क्या हो जाएगा, विवेक चौधरी, और श्री हरि कुमार, क्या हो जाएगा, श्री हरि कुमार हो जाएगा। थल सेना की अगर मैं बात करूं तो थल सेना का अपन ने देख लिया है मनोज पांडे। कौन है, मनोज पांडे। कौन है, मनोज पांडे हो जाएंगे। चलिए विपिन रावत तो पहले थे, आप सभी को पता है, ये थल सेना प्रमुख थे। BS धनोवा ये थे वायुसेना प्रमुख। और मनोज मुकुंद नरवणे तो मैं आपको बता चुकी हूँ इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट है 2017 में आरंभ की गई सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। सौभाग्य योजना देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो मंत्रालय जारी करता है या कोई और ही होगा, पर ये आ जाएगा विद्युत मंत्रालय। कौन करता है, विद्युत मंत्रालय इसको जारी करता है। सौभाग्य योजना को 2017 के अंदर की गई थी और ये जो योजना है ये संबंधित है बिजली से। किससे संबंधित है, बिजली से संबंधित है ना। बिजली से संबंधित योजना है सौभाग्य योजना, विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और हरि प्रसाद जो हैं ये क्या है, इसके मंत्री बनाए गए हैं नए। नेक्स्ट की अपन बात करें वाणिज्य मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। कानून मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो पहले थे किरण रिजिजू और अभी वर्तमान में कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल क्या हैं, ये वर्तमान में इसके मंत्री बन चुके हैं। और रक्षा मंत्रालय के मंत्री को तो हर कोई जानते हैं, राजनाथ सिंह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है टोटल कितने हैं, 103 हैं। कितने हैं, टोटल 103 हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आप सभी को अच्छे से पता है, इनके बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्पेशल वीडियो है इसके बारे में नेशनल पार्क के ऊपर, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चेतक सीरीज के अंदर, जरूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे भूरसिंह द बारहसिंगा, ये क्या है, शुभंकर है, टाइटल नाम दिया गया है इसको। ये है कहाँ पे, पहले जान लेते हैं, ये किस नेशनल पार्क के अंदर है, तो ये आ जाएगा कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा किसली इसका नाम है, कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है। और ये है कहाँ पे है, तो ये आ जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर है। तो इसमें क्या है, टाइटल दिया गया है इस नेशनल पार्क को। अभी बात करें इस नेशनल पार्क की तो इसके महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं, वो भी जान लेते हैं। देखिए 1973 के अंदर क्या होता है, टाइगर प्रोजेक्ट आता है। टाइगर प्रोजेक्ट आता है जो कि भारत के एकमात्र सबसे पहले राज्य में जो लागू होता है वो आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है, ये आ जाता है टाइगर प्रोजेक्ट, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट। और मध्य प्रदेश में पहली बार अगर टाइगर प्रोजेक्ट आता है तो वो आता है कान्हा किसली नेशनल पार्क के अंदर, जो कि आता है 1975 के अंदर।
कब आता है? 1975 के अंदर आता है टाइगर प्रोजेक्ट। और वर्तमान में कितना है? 6 यहाँ पे हो जाएगा, 6 है ना। घूमने जाओ तो 6 बाघ आपको इसके अंदर नजर आएंगे। टोटल बहुत सारे देखा जाए तो बाघ बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, फिर कर्नाटक उत्तराखंड के अंदर भी है। बात यहाँ पे कर रहे हैं कान्हा-किसली नेशनल पार्क की। एक और महत्वपूर्ण है जो कि 2 पार्टीशन में इसको बांटा गया है, हालो और बंजर। हालो और क्या आ जाएगा? बंजर। इनको कहा जाता है यहाँ की घाटियाँ, हालो बंजर घाटियाँ, साथ में ही नाम लिया जाता है हालो बंजर घाटियाँ, जो कि कहाँ पे है? ये आ जाएगा मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली नेशनल पार्क के अंदर। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। तो कान्हा-किसली और बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगा। जिम कार्बेट आपने देख लिया है, उत्तराखंड के अंदर है। और वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? तो ये आ जाएगा बिहार के अंदर है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? अनुसूचित जाति ST/SC के बारे में पूछा गया है, तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 338 के अंदर ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है सेबी। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं, सेबी के अध्यक्ष। ये देखिए अभी 1 साल हो चुका है इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले की बात करें तो अधिकतर आपका आंसर आने वाला है अजय त्यागी, जो कि अभी चेंज हो चुके हैं, आपको कंफर्म करना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सेबी वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं, तो सेबी के अगर पूर्व अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो वो आ जाएंगे अजय त्यागी, और वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो ये है माधवीपुरी बुच। और ये क्या है? पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है। किसकी है ये? सेबी की। सेबी की क्या है? पहली महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष है। क्लियर है? और अजय त्यागी जो है ये क्या थे? पहले थे सेबी के अध्यक्ष। परमेश्वरन अय्यर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग के क्या है? नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, पूर्व CEO हैं। और अभी वर्तमान में किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं? तो ये करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, यानी कि इनके पीछे जैसे कौन है? नरेंद्र मोदी जी का अगर नाम चलता है, उनके बैक साइड में अगर किसी का नाम चलता है तो वो आ जाएंगे परमेश्वरन अय्यर। किसमें? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। एस सोमनाथन की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन है? इसरो के चेयरमैन है, अभी इसरो के अभी वर्तमान में चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट है, गोवा राज्य का लोक नाट्य क्या है? गोवा राज्य का लोक नाट्य आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा है? गोवा। सारे लोक नाट्य भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो गोवा राज्य का लोक नाट्य क्या है? तो ये आ जाएगा फागुड़ी। क्या आ जाएगा? फागुड़ी। देखिए मैंने लोक नाट्य जब आपको याद करवाए थे तो मैंने ट्रिक बताई थी ना, गोवा में जाते हैं, गोवा वाले बीच पे डांस करते हैं, फिर बोतल वगैरह उठाते हैं, उनके ढक्कन को फोड़ते हैं, बताया था ना मैंने आपको, फिर शेक करते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो ट्रिक वाइज मैंने आपको याद करवाए थे कि किस प्रकार के लोक नाट्य अभी तक एग्जाम में आते हैं। तो फागुड़ी उसके अंदर भी मैंने आपको शामिल करवाया था। तो फागुड़ी कहाँ का आ जाएगा? गोवा का आ जाएगा, गोवा का। नेक्स्ट की अपन बात करें कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। घूमर, घूमर, घूमर कहाँ का है? मारो राजस्थान, है ना, राजस्थान का है, राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है घूमर। कजरिया, कजरिया, पाइका, बिछिया, ये कहाँ का है? तो ये है बिहार का, बिहार का। और बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पे भी किया जाता है, चाहे वो कैसे भी स्टेट हो, यानी उसके आसपास जो भी स्टेट लगते हैं उनसे संबंधित भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट है, महाबलीपुरम स्मारक भारत के किस राज्य में स्थित है? और अगर क्वेश्चन करने में आपकी जल्दी लग रही होगी ना यहाँ पे, तो आप 100% इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। कैसे? महाबलीपुरम लिखा हुआ है, बहुत सारे इसको पढ़ेंगे महाबलेश्वर, पढ़ते हैं ना, बहुत सारे पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र भी देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा किया तो आपके क्या है, माइनस मार्किंग में नंबर जाने वाले हैं, तो वो चीज़ मत करिएगा। महाबलीपुरम स्मारक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाबलीपुरम आ जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। और अगर मैं आपसे बोलूँ महाराष्ट्र के अंदर क्या है, तो यहाँ पे है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। क्या है? महाबलेश्वर। और मणिपुर की अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा खोंगोई, खोंगोई। ये क्या है? यहाँ का स्मारक है, खोंगोई। और उड़ीसा के अंदर तो आपको पता है बहुत सारे हैं, पुरी का रथ जो है
पुरी का रथ जो क्या है, जगन्नाथ रथ है, इसको क्या है, स्मारक के रूप में शामिल किया गया है। स्मारक, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो ओडिशा के बारे में तो काफ़ी समय पढ़ाया है मैंने। तो महाबलीपुरम और महाबलेश्वर दोनों में कंफ्यूज मत होना। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर आता है और महाबलीपुरम आता है तमिलनाडु के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, गोंड चित्रकला के लिए जानी जाती है। ये प्रमुख महिला से संबंधित क्वेश्चन है। तो गोंड चित्रकला के लिए कौन जानी जाती है, तो ये जानी जाती है दुर्गाबाई। दुर्गाबाई कहाँ से आती है, ये मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। गोंड चित्रकला क्या करती हैं, ये गोंड चित्रकला करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, भूरीबाई। भूरीबाई ये कहाँ की है, झाबुआ। झाबुआ, झाबुआ मध्य प्रदेश के अंदर से आती है, ये भी मध्य प्रदेश। और ये किस चित्रकला के लिए जानी जाती हैं, तो ये जानी जाती है पिथौरा चित्रकला। किसके लिए, पिथौरा, पिथौरा चित्रकला, पिथौरा चित्रकला के लिए ये जानी जाती हैं। नेक्स्ट है, ये पीजन नहीं है, ये तीजन है। क्या है, तीजन बाई। तीजन बाई कहाँ से आती है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से आती है तीजन बाई। तीजन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तीजन बाई, तीजन बाई। ये क्या करती है, पनवाणी, पनवाणी लोक गायिका है ना, पनवाणी। इन सभी को है ना भारत सरकार के द्वारा कुछ न कुछ पुरस्कार दिए गए। पद्म पुरस्कार दिया गया था भूरीबाई को, अभी वर्तमान में दिया गया था 1 या 2 साल पहले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है IMP लगाना अगर आप किसी MP की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। और जोधाबाई को तो आप सभी जानते हैं, ये राजस्थान की है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया था, है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आर्यभट्ट के द्वारा किया गया आविष्कार। आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो इस पुस्तक का नाम हो जाएगा सूर्य सिद्धांत। क्या हो जाएगा, सूर्य सिद्धांत। ये किसने लिखी है, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो की अगर मैं बात करूं, पृथ्वीराज रासो, ये पुस्तक किसने लिखी है, पृथ्वीराज रासो, तो ये लिखते हैं चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। गीत गोविंद की अगर मैं बात करूं तो गीत गोविंद लिखते हैं जयदेव साहब। कौन लिखते हैं, जयदेव, जयदेव साहब। पंचतंत्र की अगर मैं बात करूं तो ये लिखते हैं विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। कौन लिखते हैं, विष्णु शर्मा लिखते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र का संदेश है। सबसे प्राचीन यानी कि 40 ईस्वी की यहाँ पे बात हो रही है। पर अपने भारत देश की अगर बात करें तो ये है 65,000 वर्ष पुराना, 65,000 वर्ष पुराना, 65,000 वर्ष पुराना क्या है, अपने यहाँ का राजतंत्र है। जबकि इतिहास में नाम किसका देखने को मिलेगा आपको, जापान का, क्योंकि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ का है, यहीं का होने वाला है। तो जापान का नाम आपको राइट करना है। बाकी भारत का भी बहुत पुराना है, क्योंकि आप देखिए सदियों से चली आ रही है वो सारी चीज़ें। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। देखिए चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश में जन्म लिया है। लिखित संविधान, देखिए संविधान का अगर क्वेश्चन आता है तो अपने भारत का नाम कभी पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि संविधान के अगर निर्माण का श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है सिर्फ और सिर्फ भारत को, है ना, भारत को जाता है। क्योंकि लिखित एवं निर्मित संविधान है तो वो किसका है, लिखित, लिखित एवं निर्मित संविधान किसका है, लिखित एवं निर्मित संविधान किसका है, तो वो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ अपने देश भारत का। क्योंकि अपने देश के जो भारत का जो संविधान का निर्माण किया गया है वो प्रमुख 10 देशों को मिला के किया गया है। कितने, प्रमुख 10 देश। तो सभी की कुछ ना कुछ खासियत ली गई है। इसी वजह से भारत का जो संविधान है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन चुका है। चाहे लिखित एवं निर्मित संविधान की बात करें तो भी अपने देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान होने वाला है। तो लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से जन्म लेती है, जो कि अपने अंदर भी शामिल की गई है, तो ये आ जाएगी फ्रांस की, फ्रांस की। और अगर इसी के अपोजिट में आपसे पूछूं, लिखा हुआ नहीं है ना, लिखा हुआ नहीं है, तो ये अवधारणा किस देश की है, तो ये आ जाएगी ब्रिटेन की। पूछा जाएगा कौन सा संविधान है जो लिखित एवं निर्मित नहीं है, तो वो आ जाएगा ब्रिटेन का संविधान। और पूछा जाए लिखित एवं निर्मित संविधान किस देश का है, तो वो नाम आ जाएगा अपने देश भारत का। और सबसे लंबा जो कार्य इसको लगा था करने में, यानी समय, है ना, जो समय लगा था इस संविधान का निर्माण करने के लिए, वो भी अन्य देशों के मुकाबले अपने देश में ज़्यादा लगा था। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। रट
लेना इस संख्या को। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये डेट, काफ़ी समय एग्जाम में आ चुकी है। IMP लगा लीजिएगा। क्या लगाएंगे? IMP लगा लीजिएगा। चलिए, आप सभी को अच्छे से पता है ना कि 15 जून से मेरी क्लासेस आने वाली हैं लाइव, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और हाँ, मुझे आप कमेंट में ये भी बताइएगा, मैं करंट अफेयर की क्लासेस भी लेके आने वाली हूँ। सोच रही हूँ कि आपके लिए ये जीके की क्लासेस तो चल रही हैं, जीके की क्लास के बाद में जब मैं स्टार्टिंग करूँ तो मॉर्निंग में मैं कोई करंट अफेयर की सीरीज़ भी लेके आऊँ। तो आप मुझे दो टाइम है वो सुनिश्चित कर दीजिएगा, एक तो मॉर्निंग का टाइम या फिर एक इवनिंग का टाइम, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में तो मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आने वाली हूँ, और दिन में या शाम को किस समय आप जीके पढ़ना पसंद करेंगे वो टाइम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। और करंट अफेयर का टाइमिंग भी आपको मॉर्निंग में कितनी बजे का चाहिए वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि 15 जून से क्लासेस आपकी रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आपके जो Tier 2 की जो एग्ज़ाम है ना, मैं इसमें SSC के अंदर, तो इसके लिए मैं मैराथन क्लासेस लेने वाली हूँ आपकी, जितने भी जीके जीएस की हैं। तो इसके लिए आपके मुझे सिर्फ कमेंट ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा कि हाँ, मैं आपके लिए और बेहतर चीज़ें क्या है उपलब्ध करवा पाऊँ। तो अभी जो है आपकी लाइव क्लासेस आने वाली है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ आपके कमेंट चाहिए। हर एक स्टूडेंट जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, कम से कम 2 या 3 कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आपको कितनी बजे क्लासेस चाहिए और कौन कौन से टॉपिक पे आप पढ़ना पसंद करोगे SSC के बाद में भी, है ना। और करंट अफेयर की क्लासेस का भी आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राजदूत का नाम बताइए। प्रथम, ये जो महिलाएं हैं ये प्रथम ही हुई है भारत के अंदर, तो भारत की प्रथम महिला राजदूत आपसे पूछा गया है, ये आ जाएगी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है ये विजय लक्ष्मी पंडित? जानते हैं आप सभी, इनको अच्छे से जानते हैं। है कौन है ये? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप जानते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इन्हीं की बहन है। जब है ना भारत गुलामी की तरफ था, 200 साल तक अंग्रेज राज करके चले गए, गुलाम था, यानी महिलाओं की स्थिति स्टार्टिंग से ही कभी अच्छी नहीं रही। और उसी समय अगर भारत में कोई जोरों शोरों से काम कर रहा था तो विजय लक्ष्मी पंडित, क्योंकि उस समय क्या बनती है, विदेशी राजदूत बनती है पहले, है ना। भारत की ओर से राजदूत अगर कोई बनी है महिला में तो वो आ जाएगी विजय लक्ष्मी पंडित। आज भी देखिए ना, बहुत सारी जगह क्या है, महिलाओं की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और उस समय की बात करें तो इन्होंने बहुत अग्रणी कार्य किया था। ये थी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बहन थी, जो कि इनसे 11 वर्ष छोटी थी। चलिए, भारत की प्रथम महिला राजदूत आपने देख ली है। अब बात करेंगे किरण बेदी। ये कौन है? तो प्रथम IPS ऑफिसर हैं, IPS अफसर। S लीलावती की मैं बात करूं तो ये न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश कौन है? प्रथम न्यायाधीश ये रहती हैं। ये सब महिलाएं जो प्रथम हुई हैं भारत के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध बताइए, कौन सा आ जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध? तो ये आ जाएगा हीराकुंड बांध। ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज करेगा ना, क्योंकि टिहरी बांध इसके अंदर दिया हुआ है। कंफ्यूज हो जाओगे ना, 100% होगे, क्योंकि भारत का सबसे लंबा बांध आपसे पूछा गया है, ना कि भारत का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछा गया है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो आ जाएगा टिहरी बांध। क्या आ जाएगा? टिहरी बांध। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अंदर है। कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे। और यहीं पे एक और नदी आती है, भिलंगना नदी, भिलंगना नदी। तो दोनों नदियां यहाँ पे मिलती हैं, और इसी जगह पे जो ये बांध बना हुआ है इसका नाम है टिहरी बांध। अगर मैं आपसे पूछूं हीराकुंड बांध, ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है महानदी पर, महानदी के ऊपर। कौन से राज्य में है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कौन से राज्य में है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लखवार बांध, तो ये है यमुना नदी पे। कहाँ पे है? यमुना नदी के अंदर बना हुआ है लखवार बांध। सरदार सरोवर बांध की मैं बात करूं तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी पे। किस पे है? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, वर्तमान राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित हैं? जो वर्तमान में अपने राष्ट्रपति जी हैं, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये कौन से राज्य से आती है आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाएगी उड़ीसा। कहाँ से आती है ये? उड़ीसा से आती है, उड़ीसा से। जो ये क्या है? महिला राष्ट्रपति हैं। क्या है? महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति हैं। कहाँ से आती हैं? ओडिशा से। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं, ये कौन सी जाति से बिलोंग करती हैं, तो संथाल। क्या है? संथाल।
प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महिलाएं हैं ये संथाल जाति से बिलोंग करती हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बताइए। ओलंपिक में अभी तो बहुत सारे जीते हैं ओलंपिक में, इस बार अपने पास में स्वर्ण पदक भी आया था। कौन लेके आते हैं? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, सभी अच्छे से जानते हैं इनको। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। देखिए गोल्ड की अगर अपन यहाँ पे बात करें ना, गोल्ड मेडल, तो अगर सबसे बड़ा किसी का सपना था कि भारत के पास में क्या है गोल्ड मेडल आए, वो भी ओलंपिक के अंदर, तो वो था मिल्खा सिंह का, है ना, मिल्खा सिंह का, जो कि उनका सपना पूरा ना हो पाया। उससे पहले ही वो क्या है दुनिया से अलविदा ले गए। अगर वो जीवित रहते तो वो देख पाते कि भारत के पास में क्या है अभी गोल्ड मेडल आ चुका है, जो कि किसकी बदौलत? नीरज चोपड़ा, उनकी मेहनत की वजह से क्या है भारत के अंदर आता है गोल्ड मेडल। और वो शायद देख लेते थोड़ा टाइम और जी जाते तो अच्छा ही होता, क्योंकि उनका सपना था कि एक बार ओलंपिक के अंदर क्या है भारत स्वर्ण पदक लेके आए। चलिए ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आपसे पूछी गई है तो ये आ जाएगी कर्णम मल्लेश्वरी। क्या है ये? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं? ओलंपिक पदक ये प्राप्त करती हैं। पीटी उषा, इनके बारे में भी मैं काफ़ी समय पढ़ा चुकी हूँ, एथलीट हैं ये, रनिंग करती हैं, स्पीड रनिंग। और पीवी सिंधु बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं, सभी अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला संगीतकार कौन है? इनको क्या है भारत रत्न मिला है। कहाँ से आती हैं ये? MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि क्या है भारत रत्न प्राप्त कर चुकी हैं, महिला संगीतज्ञ हैं। कहाँ से आती है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के किस क्षेत्र से? मुदुरई। कहाँ से आती हैं? मुदुरई से आती हैं ये MS सुब्बुलक्ष्मी। और तमिली लैंग्वेज में क्या है ये गाती है सॉन्ग को। बाकी लता मंगेशकर, आशा भोसले ये भी क्या करती हैं? ये भी सिंगर हैं, भारतीय सिंगर हैं। लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है। आरती साहा की अगर मैं बात करूं तो ये प्रथम ऐसी महिला हैं जिन्होंने क्या किया था? इंग्लिश चैनल तैर के पार किया था, है ना, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला है। कौन है? आरती साहा। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? देखिए इसका आंसर सिर्फ सटीक में बताने वाली हूँ, बाकी जो सन मैंने इसमें शामिल किए हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से सन में कौन सी क्रांति हुई है। अगर ये नहीं बता पाते हो तो आप ये जरूर बताइएगा कि गांधी जी के द्वारा जो 5 प्रमुख आंदोलन हुए हैं वो कौन कौन से हैं, प्रथम आंदोलन कौन सा था और आखिरी वाला आंदोलन जो था उनका वो कौन सा था, वो मुझे कमेंट में चाहिए। क्योंकि गांधी जी को इतने 1000 बार मैं पढ़ा चुकी हूँ जिसकी कोई हद नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी युग, ये गांधी जो युग है ना, इससे संबंधित काफ़ी एग्जाम आ चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ कब था? 1920। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कब असहयोग आंदोलन हुआ, कब रूसी क्रांति हुई है, कब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। सभी आंदोलन जो भी हैं 1942 तक के आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इनको दिया गया है और ये दिया गया है वर्तमान PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। किसके? इसका आंसर हो जाएगा 1919। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। और इसी सन में क्या होता है? जलियांवाला बाग होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए। ये नदी को जो है ये कर्क रेखा 2 बार कट कर देती है ना, 2 बार काट देती है। तो अगर मैं बात करूं कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। अगर आपके राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कौन से जिले से होकर गुजरती है ये भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो कर्क रेखा 2 बार काटती है। कौन सी नदी को काटती है? तो माही नदी को काटती है। किसको काटती है? माही नदी को 2 बार काट देती है कर्क रेखा। प्रमुख 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इन 8 राज्यों में से एक राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए हो चुके हैं अपने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा, और दूसरे कोई कमेंट ना करे तो कोई इशू नहीं है, पर ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर मेरी क्लासेस आप चाहते हैं कि लाइव अभी आ जाए 15 जून से।
तो ये जरूर बता दीजिएगा कि कौन से टाइमिंग में आप पढ़ना पसंद करेंगे। मॉर्निंग में करंट अफेयर का भी मुझे बता दीजिएगा और दिन में जो आपकी जीके की क्लासेस है उसके लिए भी आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।